नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव। GMR कंपटीशन एज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग 1857 की क्रांति के टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्रांति के स्वरूप, उसके बाद क्रांति के कारण, चाहे वो राजनीतिक कारण, चाहे वो आर्थिक कारण, चाहे वो सामाजिक कारण, इन सबको पढ़ा था। आज हम लोग इस क्रांति के तत्कालीन कारण को देखते हैं। और तत्कालीन कारण में बेटा मैं आपको बताऊं, अंग्रेज सेना के द्वारा एक बंदूक यूज़ की जाती थी, एक बंदूक प्रयोग में लाई जाती थी। इस बंदूक का नाम था बेस ब्राउन बंदूक। अब सेना में डिसीजन ये लिया गया कि इस बेस ब्राउन बंदूक के स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा। और इस इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने में एक इसके कारतूस का जो प्रयोग किया जाता था, उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, मुंह से उसके कवर को हटाना पड़ता था। और इस कवर को हटाने के लिए, वो कवर इजीली हट जाए, आसानी से हट जाए, इसके लिए इस पर जो है लुब्रिकेंट लगाया जाता था। कहा जाता है कि ये लुब्रिकेंट जो है वो गाय या सूअर का मांस होता था, गाय या सूअर का मांस होता था। इसलिए इस जो है इनफील्ड राइफल का बहिष्कार किया जा रहा था। इस इनफील्ड राइफल को 1, 2, 3 स्थानों पर प्रयोग किया जाना था। पहला स्थान था दमदम, दूसरा स्थान था अंबाला और तीसरा स्थान था सियालकोट। उसके बाद घटना क्या होती है, बात क्या होती है, जनवरी 1857 में दमदम में इस बंदूक का प्रयोग होना था। लेकिन यहीं से ये अफवाह फैल जाती है कि इसमें गाय या सूअर की चर्बी है। और ये अफवाह बेटा जो है वो यहाँ से दमदम बंगाल से चल करके और बैरकपुर में पहुँच जाती है। और बैरकपुर में जो था वो सेना की एक रेजिमेंट थी, जिसका नाम था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, ये इसका नाम था, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। अच्छा, अब इसमें जो है एक पैदल सैनिक थे। इन पैदल सैनिक का नाम, पैदल सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे साहब इस जो है राइफल का, इनफील्ड राइफल का विरोध करते हैं। और वो विरोध करते हैं और बेटा वो 29 मार्च 1857 को अपने सार्जेंट, 29 मार्च 1857 को अपने सार्जेंट ह्यूसन पर हमला कर देते हैं। ह्यूसन, जब मंगल पांडे उस पर हमला करते हैं तो ह्यूसन सहायता मांगता है। और सहायता किससे मांगता है? एक जमादार वहाँ बैठे हुए थे जिनका नाम था ईश्वरी प्रसाद से ये सहायता मांगते हैं। लेकिन ईश्वरी प्रसाद इसको कोई सहायता नहीं देते हैं। और वहाँ इनका लेफ्टिनेंट बाग आता है। मंगल पांडे लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चलाते हैं और ये लेफ्टिनेंट बाग घोड़े से गिर जाता है। उसके बाद एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम था शेख पलटू। ये शेख पलटू की सहायता से मंगल पांडे जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद बेटा 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी जाती है। और उसके बाद
21 अप्रैल 1857 को जो है वो ईश्वरी प्रसाद को फांसी दे दी जाती है। और उसके बाद बेटा शेख पलटू को हवलदार बना दिया जाता है। हालांकि बाद में इसकी हत्या कर दी जाती है। हवलदार बनाया जाता है और बाद में इसकी हत्या कर दी जाती है। मैं एक बार बस आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। इसका 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था बेस ब्राउन बंदूक के स्थान पर इनफील्ड राइफल का आना। इनफील्ड राइफल में जो कारतूस यूज होता था वो बुलिच शस्त्रागार में बनता था। बुलिच शस्त्रागार में बनता था और कहा जाता था कि इसमें गाय या सूअर की चर्बी है। ऐसी वाली खबर, ये जो इनफील्ड राइफल थी इसको 2 जगह प्रारंभ में लागू किया गया था, दमदम बंगाल, अंबाला और सियालकोट। दमदम से जनवरी 1857 में ये अफवाह फैलती है कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है। बस यही अफवाह जो है वो यहाँ से बैरकपुर बंगाल में है, वहाँ पहुँचती है, जहाँ 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक पैदल सैनिक मंगल पांडे इसका विरोध करते हैं और वो अपने सार्जेंट ह्यूसन पर हमला कर देते हैं। सार्जेंट ह्यूसन जमादार जो है ईश्वरी प्रसाद से सहायता मांगता है, लेकिन ईश्वरी प्रसाद मना कर देते हैं। इसके बाद लेफ्टिनेंट बाग आता है। मंगल पांडे लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार देते हैं। शेख पलटू की सहायता से मंगल पांडे को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद बेटा 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है और 21 अप्रैल 1857 को जो है वो ईश्वरी प्रसाद को फांसी दे दी जाती है। 29 मार्च 1857 को ये घटना, मंगल पांडे वाली घटना होती है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है। अब इससे आगे देखते हैं। और ये खबर जो है बैरकपुर से चलते हुए वो आपके पहुंच गई बेटा कहाँ? मेरठ। और मेरठ कहाँ है? ये खबर आपकी पहुंच जाती है मेरठ में, और मेरठ है उत्तर प्रदेश। मेरठ में घटना है 9 मई 1857 की। 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को सजा दी गई। कौन सी सजा दी गई? 10 वर्ष का कारावार या 10 वर्ष की जेल। और क्यों जेल दी गई? इसलिए जेल दी गई क्योंकि इन सैनिकों ने मना कर दिया था कि हम इनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे। और जब इन्हें 9 मई को सज़ा के लिए ले जाया जा रहा था, तभी इनके साथी जो मेरठ में 2000 सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेज़ सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। और ये विद्रोह किया गया 10 मई 1857 को। बेटा 10 मई 1857। आपको अगर आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन आता है कि 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, तो डेट है 10 मई 1857। अगर ऑप्शन में 28 मार्च 1857 वो बैरकपुर वाली डेट भी है ना, तो वो आंसर नहीं लगाना, 10 मई 1857 ही लगाना है। 10 मई 1857 को क्या होता है? ये रेवोल्यूशन, ये क्रांति प्रारंभ होती है, मेरठ से प्रारंभ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ 85 सैनिकों को, इन 85 सैनिकों ने इनफील्ड राइफल चलाने से मना कर दिया था। जब इन्होंने इनफील्ड राइफल चलाने से मना कर दिया तो इन्हें 10 वर्ष की जेल दी गई, जेल की सज़ा दी गई। और 9 मई 1857 को जब इन्हें माफ़ी चाहूँगा, जब इन्हें सज़ा के लिए ले जाया जा रहा था, तभी यहाँ क्रांति भड़की और 10 मई 1857 को क्रांति होती है। 10 मई 1857 को इन क्रांतिकारी सैनिकों ने अपने साथियों को छुड़ा लिया, जेल के ताले तोड़ दिए, अंग्रेज़ अधिकारियों के घर और उनके ऑफिसों को आग लगा दी गई, पूरे मेरठ को जला दिया गया, पूरे मेरठ को आग लगा दी गई। और मेरठ को आग लगाने के बाद ये सभी क्रांतिकारी सैनिक 10 मई 1857 को रात को 10 बजे दिल्ली के लिए कूच करते हैं, दिल्ली के लिए चलना प्रारंभ करते हैं। दिल्ली जाते हैं लोग
और बेटा 11 मई 1857 को 1857 सुबह 4 बजे ये क्रांतिकारी सैनिक सुबह 4 बजे ये क्रांतिकारी सैनिक लाल किले पहुंचते हैं, लाल किले पहुंचते हैं। और जिस समय ये लोग पहुँचे लाल किले, जिस समय ये लोग पहुँचे उस समय हमारे देश के मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र सहरी कर रहे थे। दोबारा से सुनिएगा, 9 मई 1857 को 85 सैनिकों ने मना कर दिया कि हम साहब इस राइफल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए इनको 10 वर्ष की जेल होती है और इनके साथी सैनिक इस जेल के खिलाफ, इस सज़ा के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं और ये विद्रोह 10 मई 1857 को होता है। 10 मई 1857 को मेरठ के अंतर्गत जितने अंग्रेज थे, चाहे वो सैनिक थे चाहे वो नागरिक थे, सबको मार दिया गया। पूरे मेरठ को आग लगा दी गई, जेल के ताले तोड़ दिए गए, आसमान में काला धुआं छा गया, इतनी आग लगाई गई मेरठ के अंदर। और ये सभी क्रांतिकारी सैनिक 10 मई 1857 रात को 10 बजे दिल्ली के लिए कूच करते हैं, दिल्ली के लिए चलना प्रारंभ करते हैं। 11 मई 1857 को सुबह 4 बजे ये दिल्ली के लाल किले पहुंचे, जहां मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र रहते थे। बहादुर शाह जफ़र ने देखा कि किले के बाहर कुछ शोर शराबा हो रहा है। बहादुर शाह जफ़र आए और उन्होंने पूछा, कौन हो भाई? तो इन सैनिकों ने अपना परिचय दिया कि सर, हमने अंग्रेज सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया है, अब आप हमारा नेतृत्व कीजिए और इस क्रांति को आरंभ कीजिए। 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफ़र मना करते कि भाई मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मैं वृद्ध हो गया हूँ, इसलिए मैं अब क्रांति का नेतृत्व नहीं कर सकता हूं। तो इन क्रांतिकारी सैनिकों ने समझाया कि सर सिर्फ आप नेतृत्व करिए, बाद बाकी हम संभाल लेंगे। यानी ये जो बहादुर शाह जफ़र थे, यानी बहादुर शाह जफ़र, ये इसमें नेतृत्व करता थे। और वास्तविक शक्ति या वास्तविक कार्यकर्ता जो थे वो थे आपके वक्त खां। कल भी मैंने आपको बताया था, ये भारत की तरफ से सेना प्रमुख थे वक्त खां, और ये बरेली से इन्होंने चलना प्रारंभ किया था। बरेली उत्तर प्रदेश में है, बरेली से इन्होंने चलना प्रारंभ किया था। वक्त खां ने इन्हें सेना अध्यक्ष बनाया जाता है और यहाँ 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है। 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें से 4 लोग नागरिक प्रशासन क्या होता है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें से 4 व्यक्ति नागरिक प्रशासन और 6 व्यक्ति सैन्य प्रशासन, मतलब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को देखते हैं। दोबारा से देखिए, बहादुर शाह जफ़र को इस क्रांति में 11 मई 1857 को नेतृत्वकर्ता बनाया गया। वक्त खां, जो बरेली से जिन्होंने चलना प्रारंभ किया था, उनको यहाँ सेनापति और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। 10 सदस्यों की कमेटी बनी, जिसमें से 4 सदस्य नागरिक प्रशासन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे और 6 सदस्य सैन्य प्रशासन यानी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। यहाँ दिल्ली में जितने अधिकारी थे सबको हराया गया, किसी को मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, बहुत बवाल हुआ। और फाइनली कब, बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। दिल्ली पे आपका कब्जा हो जाता है, दिल्ली पर कब्जा हो गया। बहादुर शाह जफ़र 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता थे। वक्त खां प्रमुख सेनापति थे, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी थे, जो बरेली से आए थे। 10 सदस्यों की कमेटी गठन की गई थी ताकि काम को अच्छे से देखा जाए, जिसमें से 4 लोग नागरिकों के कार्य को देखते थे और 6 लोग जो हैं सैन्य कामों को देखते थे। 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। और जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाता है तो इस समय कैलकाटा में बैठा हुआ था लॉर्ड कैनिंग,
और लॉर्ड कैनिंग 2 अंग्रेज अधिकारियों को आदेश देता है। लॉर्ड कैनिंग 2 अंग्रेज अधिकारियों को आदेश देता है। एक अंग्रेज अधिकारी है निकल्सन और दूसरा अंग्रेज अधिकारी है निकल्सन और दूसरा अंग्रेज अधिकारी है हडसन। इन दोनों को आदेश दिया जाता है कि आप दिल्ली पहुंचिए। निकल्सन की हत्या कर दी जाती है। इस क्रांति में निकल्सन को क्रांतिकारियों के द्वारा मार दिया जाता है और हडसन जो है वो क्रांति को कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है। ये जो हडसन जो है वो क्रांति को नियंत्रित कर लेता है और जब ये हडसन क्रांति को नियंत्रित कर लेता है तो बहादुर शाह जफर जो हैं वो क्या करते हैं, हुमायूं के मकबरे में शरण लेते हैं। हुमायूं के मकबरे में परिवार सहित शिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं या एक तरह से कह सकते छिप जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ हुमायूं के मकबरे में छिप जाते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारा इतिहास गद्दारों से भरा हुआ इतिहास है और यहाँ एक व्यक्ति होते हैं, इनके रिश्तेदार होते हैं जफ़र के, जिनका नाम है मिर्ज़ा इलाही। और मिर्ज़ा इलाही जो हैं वो अंग्रेज़ों को बता देते हैं कि बहादुर शाह जफ़र जो हैं वो अपने परिवार के साथ हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए हैं और यहाँ अंग्रेज़ अधिकारी जो है वो हडसन आ जाता है और हडसन बहादुर शाह जफ़र से बहस करने लगता है। हडसन बहादुर शाह जफ़र को कहने लगता है कि अब आप गद्दी छोड़ दीजिए, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, अब संभव नहीं है, अब आप अपनी सिर्फ जान बचाइए। यहाँ बहादुर शाह जफ़र खुद लिखते हैं कि उनसे हडसन ये कहता है कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफ़र ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। तो इस पर बहादुर शाह जफ़र रिप्लाई करते हैं। बहादुर शाह जफ़र उससे कहते हैं कि हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यानी बहादुर शाह जफ़र अपनी इन पंक्तियों से कहना चाहते हैं कि उन्होंने हडसन से काफ़ी समय तक बहस की और जब ये बहादुर शाह जफ़र हडसन से बहस कर रहे थे उसी समय बहादुर शाह जफ़र के 2 पुत्र मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा ख्वाजा बहादुर शाह जफ़र के पास आते और उन्हें समझाते हैं कि पिताजी आप चलिए, आपकी एज भी 80 वर्ष है, आप वैसे ही थके हुए, आपकी तबीयत भी ख़राब है, आप इससे बहस क्यों कर रहे हैं। इतिहास लिखता है कि जब बहादुर शाह जफ़र के 2 पुत्र मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा ख्वाजा, बहादुर शाह जफ़र के 2 पुत्र मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा ख्वाजा जब ये बहादुर शाह जफ़र को ले जा रहे थे, मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा ख्वाजा जब बहादुर शाह जफ़र को ले जा रहे थे, तभी पीछे से ये लेफ्टिनेंट हडसन जो है मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा ख्वाजा दोनों को गोली मार देता है। और जब ये दोनों को गोली मार देता है तो मिर्ज़ा मुग़ल का छोटा बच्चा वो अब्बू जान कहते हुए चिल्लाते हुए आ रहा होता है मिर्ज़ा अबू बकर, और इस मिर्ज़ा अबू बकर को भी वो लेफ्टिनेंट हडसन गोली मार देता है। और इसके बाद बहादुर शाह जफ़र को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और बहादुर शाह जफ़र को गिरफ़्तार करके बेटा कहाँ भेज दिया जाता है, बजबज कहाँ है, कलकत्ता, और वहाँ से इन्हें रंगून यानी म्यांमार भेज दिया जाता है। और वहीं म्यांमार में 1862 में बहादुर शाह जफ़र की डेथ हो जाती है। बहादुर शाह जफ़र जब बजबज से रंगून जा रहे थे तो इन्होंने अपनी मातृभूमि को प्रणाम किया और फिर से एक कविता लिखी कि हे जफ़र कितना बदनसीब है तू,
जफ़र कितना बदनसीब है तू, दफन होने के लिए 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली कुएं यार में। इस तरह इन्होंने इस कविता को लिखा और बहादुर शाह जफ़र सहित दिल्ली की क्रांति को अंग्रेज़ों के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया, नियंत्रित कर लिया गया और इस तरह 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। मैं आपको एक बार फिर से दिल्ली की घटना को समझाना चाहूँगा। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 सैनिक मना कर देते हैं कि हम साहब ये इनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे। जब इन्होंने मना किया तो इन्हें 10 वर्ष की जेल हो जाती है और इसी के विरोध में 10 मई 1857 को मेरठ से 10 मई 1857 को मेरठ से जो है वो 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। 10 मई 1857 को मेरठ में बवाल होता है, मेरठ में टेंशन होता है और ये सभी क्रांतिकारी जो हैं वो 10 मई को दिल्ली चलना प्रारंभ करते हैं और 11 मई 1857 को सुबह 4 बजे ये लाल किले दिल्ली पहुंच जाते हैं। यहाँ बहादुर शाह जफ़र को क्रांति का नेतृत्वकर्ता बनाया जाता है और बख्त खां को सेनापति बनाया जाता है। शासन प्रशासन चलाने के लिए 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें से 4 सदस्य नागरिक प्रशासन को देखते थे और 6 सदस्य सैन्य प्रशासन को देखते थे। 12 मई 1857 को क्रांतिकारियों के द्वारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाता है। ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है और निकलसन और हडसन ये 2 अधिकारी दिल्ली में नियुक्त किए गए क्रांति को नियंत्रित करने के लिए। इस क्रांति को नियंत्रित करने के लिए जम्मू से, पंजाब से, बूंदी से, हिमाचल प्रदेश से आदि क्षेत्रों से सेना बुलाई गई थी। निकलसन की हत्या कर दी जाती है और हडसन इस क्रांति को नियंत्रित कर लेते हैं। बहादुर शाह अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं के मकबरे में शरण लेते हैं, लेकिन इनके एक रिश्तेदार मिर्ज़ा इलाही के द्वारा अंग्रेज़ों को बता दिया जाता है कि हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफ़र अपने परिवार के साथ छुपे हुए हैं। हडसन इनके पास पहुंच जाता है और हडसन इनके पुत्र मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा ख्वाजा की तथा इनके पौत्र मिर्ज़ा अबू बकर की गोली मारकर हत्या कर देता है। इसके बाद बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया जाता है, रंगून बजबज भेज दिया जाता है और वहाँ से रंगून भेज दिया जाता है और 1862 में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो जाती है और इस तरह 1857 रेवोल्यूशन यानी 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। हमने दिल्ली की घटना को देखा, अब जल्दी से हम लोग जो हैं वो अवध की घटना को देखते हैं। देखिए, अवध में भी 1857 की क्रांति हुई थी और अवध में मतलब लखनऊ। मैं आपको बताऊं ये अवध की घटना और इसलिए महत्वपूर्ण इसलिए और है क्योंकि अवध में उस समय अंग्रेजी सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक जो थे वो अवध से थे। किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा जहाँ से थी वो अवध था। तो देखिए अवध में रेवोल्यूशन, अवध में क्रांति कैसे होती है। पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अवध में जो क्रांति हुई, अवध में जो क्रांति की वो किसने की, आप सबको पता है, बेगम हज़रत महल। बेगम हज़रत महल बहुत महान थी और आप कभी जब लखनऊ जाएंगे तो परिवर्तन चौक पे बेगम हज़रत महल पार्क बना हुआ है, बहुत शानदार है और हमारा GMR कंपटीशन एज वो लखनऊ के कपूरथला चौराहे पर स्थित है। बेगम हज़रत महल जो हैं इन्हें भारतीय इतिहास में महक परी के नाम से भी जाना जाता है और इनका वास्तविक नाम जो था वो था मोहम्मदी खातून। ये इनका वास्तविक नाम था और ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी बीवी थी। ये दूसरी बीवी थी या दूसरी पत्नी थी और इनके बेटे का नाम जो था वो था विरजिस कादिर। विरजिस कादिर जो है वो इनका बेटा था। विरजिस कादिर इनका बेटा था। अब मैटर क्या होता है, बात क्या होती है, आप सब लोगों ने, हम लोगों ने डिस्कशन किया, 2 बार डिस्कशन किया है कि अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए कि अवध ने
सहायक संधि कब स्वीकार की और उस समय अवध के नवाब कौन थे। क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा, अवध ने सहायक संधि कब स्वीकार की और उस समय अवध के नवाब कौन थे। हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे अवध में बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया। इनका एक नाम महकपरी और वास्तविक नाम मोहम्मदी खातून था। मोहम्मदी खातून था और ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। इनके पुत्र का नाम बिरजिस कादिर था। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि वाजिद अली शाह को अवध से निकाल दिया, लखनऊ से निकाल के कलकत्ता भेज दिया और अवध पर कब्जा कर लिया। बेगम हजरत महल ये कह रही थी कि हो सकता है हमारे पति से शासन करना ना आता हो, लेकिन उसके बाद मेरे बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब बनाया जाना चाहिए। इसीलिए इन्होंने बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया। बेटा, बेगम हजरत महल के साथ दो महिलाओं का नाम और आता है। एक महिला थी रहीमी और दूसरी दूसरी थी हैदरी बाई। ये हैदरी बाई रहीमी जो थी वो क्या थी, वो इनके जो सैनिक थे, ये सैनिकों को प्रशिक्षण देती थी, ट्रेनिंग देती थी रहीमी। इनका नाम भी इतिहास में अमर रहेगा। और ये जो हैदरी बाई थी, ये वास्तव में एक तवाइफ थी जो कि अंग्रेज़ों के संपर्क में रहती थी। तो अंग्रेज़ों की जो गुप्त सूचनाएं थी, ये गुप्तचर की तरह कार्य करती थी और जो अंग्रेज़ों की गुप्त सूचनाएं थी वो बेगम हजरत महल को ला करके देती थी। तो ये यहाँ जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका ब्यौरा है। अब चलते हैं आगे क्या होता है। देखो बेटा, अवध में जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वो हुआ 4 जून 1857 को। 4 जून 1857 को अवध से रेवोल्यूशन यानी क्रांति प्रारंभ होती है और अवध से क्रांति प्रारंभ होती है 4 जून 1857 को। और यहाँ जो है बेगम हजरत महल अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हैं वो विद्रोह करती हैं। और इस समय जो अंग्रेज़ अधिकारी लखनऊ में बैठा हुआ था, आप सब लोग जानते हैं कि वो हेनरी लॉरेंस जो है वो अंग्रेज़ अधिकारी था। हेनरी लॉरेंस की हत्या क्रांतिकारियों के द्वारा कर दी जाती है। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल अवध में रेवोल्यूशन प्रारंभ करती हैं और यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी था हेनरी लॉरेंस, उसकी हत्या कर दी जाती है। और जब उसकी हत्या कर दी जाती है तो यहीं अपनी लखनऊ में केसरबाग चौराहे से, परिवर्तन चौराहे से आगे रेजिडेंसी है। यहाँ रेजिडेंसी में जाके अंग्रेज़ अपनी जान बचाते हैं। रेजिडेंसी में अंग्रेज़ अपनी जान बचाते हैं। और कानपुर से 2 अंग्रेज़ अधिकारी, एक था हैवलॉक और दूसरा था आउट्रम। हैवलॉक और आउट्रम, ये 2 अधिकारी यहाँ आते क्रांति को कंट्रोल करने के लिए। हैवलॉक और आउट्रम, ये दोनों अधिकारी रेजिडेंसी के अंदर तो चले जाते लेकिन बाहर नहीं आ पाते, यानी ये बुरी तरह पराजित हो जाते। रेजिडेंसी को चारों तरफ से क्रांतिकारियों ने घेर लिया था और ये दोनों ही अंदर बंद हो गए थे। उसके बाद फिर अंग्रेज़ अधिकारी कॉलिन कैंपबेल एक बड़ी सेना, वो एक बड़ी सेना लेकर के आता है और बेटा आलमबाग कोठी में रुकता है। अच्छा, आलमबाग कोठी में रुकता है। अब ये जो कॉलिन कैंपबेल था, ये परेशान था
कि मैं करूं क्या, मुझे पता ही नहीं कि यहाँ से रेजिडेंसी पहुँचना कैसे है, जाना कैसे है। तो यहाँ हमारे देश में मैंने आपको बताया कि धोखा देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, 1857 की क्रांति पढ़ने के बाद आप भी खुद बोलेंगे। उनमें सबसे पहले नाम आता है अंगद, एक व्यक्ति थे। दूसरा था गोधन। अंगद, गोधन, ये दो प्रमुख थे। और इनमें एक और हैं जिनका नाम है कनौजी लाल। कनौजी लाल, ये भी ऐसे धोखा करने वाले व्यक्ति थे, कनौजी लाल। अच्छा, अब कनौजी लाल से ये कहा जाता है कि भैया कनौजी लाल, तुम जाओ आउटरम के पास और उससे पूछो कि किस तरह से लखनऊ में रेजिडेंसी तक पहुंचा जाए, क्योंकि आउटरम लखनऊ में ही रहता था, इसलिए इसको बहुत जानकारी थी। कनौजी लाल को भेजा जाए, लेकिन कनौजी लाल एक भारतीय थे और अंग्रेज ऐसा सोचते हैं कि इस पर भरोसा करना ठीक नहीं है। तो अंग्रेज क्या करते हैं, एक अंग्रेज नागरिक जिसका नाम था हेनरी थॉमस, बहुत ही गजब घटना ये, कैपलॉक। इस हेनरी थॉमस कैपलॉक के मुंह पर कुछ काला पोतते हैं, कुछ लैंप का, कुछ सेल का कालिक पोतते हैं, ताकि ये हम लोगों के जैसे थोड़ा सांवला हो जाए। यानी इसका भेष बदला जाता है और इसका भेष बदल करके इसको रेजिडेंसी भेजा जाता है। और रेजिडेंसी से आउटरम जो है वो लखनऊ का मैप बनाता है और इनको मैप देता है। और ये हेनरी थॉमस जो हैं वो मैप को ले जाके कॉलिन कैंपबेल को देते हैं। और उसके बाद कॉलिन कैंपबेल जो है वो हैदराबाद चौराहे होते हुए, केसरबाग होते हुए, गोमती नदी को पार करते हुए चारों तरफ से रेजिडेंसी को घेर लेता है। और उसके बाद रेजिडेंसी के अंदर से भी आक्रमण होता है और बाहर से भी आक्रमण होता है और लखनऊ की सड़कों पर कत्लेआम मच जाता है, लाशों के ढेर लग जाते हैं। और उसके बाद महारानी बेगम हज़रत महल या रानी बेगम हज़रत महल जो हैं वो नेपाल चले जाती हैं और यहीं पर इनकी डेथ हो जाती है और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में ये जो अंगद, गोधन और कनौजी लाल थे, इन तीनों को सम्मानित किया गया, कुछ जो है जमींदारी भी दी गई और हेनरी थॉमस को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। क्योंकि ये जो विक्टोरिया क्रॉस है ये हमेशा किसी सैनिक को दिया जाता था, लेकिन ये पहली बार हुआ था जब किसी अंग्रेज़ नागरिक को दिया गया था, क्योंकि इस अंग्रेज़ नागरिक हेनरी थॉमस ने कुछ बड़ा काम किया था। तो हम लोग दोबारा से समझेंगे 1857 की क्रांति जो अवध में हुई। अवध में 1857 की क्रांति बेगम हज़रत महल ने की, जिन्हें महक परी के नाम से जाना जाता था और इनका वास्तविक नाम मोहम्मदी खातून था और ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। और ये अपने बेटे बिरजिस कादिर के लिए नवाबी का पद मांग रही थी। इनकी दो अन्य सहयोगी भी थीं, एक थी रहीमी जो कि सैनिकों को ट्रेनिंग देती थी और दूसरी थी हैदरी बाई जो इनके लिए गुप्तचर का काम करती थी। 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह होता है। फिर से देखते हैं, लखनऊ में 4 जून 1857 को रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है। यहाँ रेवोल्यूशन बेगम हज़रत महल स्टार्ट करती हैं और हेनरी लॉरेंस या अंग्रेज़ अधिकारी था जिसकी हत्या कर दी जाती है। अंग्रेज़ अपनी जान बचाने के लिए रेजिडेंसी जाते हैं और वहाँ कानपुर से 2 अंग्रेज़ अधिकारी हैवलॉक और आउटरम आक्रमण करते हैं। ये दोनों लोग रेजिडेंसी में अंदर तो जा पाते लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। तो कॉलिन कैंपबेल अंग्रेज़ अधिकारी कानपुर से आता है और आलमबाग कोठी में रुकता है। एक अंग्रेज़ था हेनरी थॉमस कैपलॉक, इसको ये आउटरम लखनऊ का मैप देते, नक्शा देते हैं और इसके द्वारा कैपबेल जो है वो लखनऊ पर आक्रमण करता है और लखनऊ में कत्लेआम मचाता है। गोधन, अंगद और कनौजी लाल ये अंग्रेज़ों की सहायता करते हैं, इसलिए बाद में इन्हें सम्मानित किया जाता है और हेनरी थॉमस को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया जाता है।
बेगम हज़रत महल नेपाल चले गए, जहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। 1779 में बेगम हज़रत महल की मृत्यु हो जाती है। इस तरह हमने लखनऊ को जाना। अब बेटा हम लोग आगे अब कानपुर को जानेंगे। सुनिए कानपुर की क्या घटना है। कानपुर भी बहुत ही अच्छा एक जो है 1857 की क्रांति का बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र रहा है कानपुर। और आप इन सब पर एक नोट्स बनाएं। देखिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि थोड़ा थोड़ा सतही ज्ञान हर चीज़ का प्राप्त किया जाए। कल क्लास 1857 पर चली थी, आज चल रही है और कल फिर चलेगी। देखिएगा कानपुर, हम लोग कानपुर पर डिस्कशन करते हैं। और कानपुर के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि एक हमारे जो अंतिम पेशवा थे वो थे बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे धोंदू पंत। और धोंदू पंत को नाना साहब या नाना राव के नाम से भी जाना जाता है, या नाना राव के नाम से भी जाना जाता है। और वास्तविक नाम था इनका धोंदू पंत, ये इनका वास्तविक नाम था। अब बाजीराव सेकंड की मृत्यु के बाद ये पेशवा बने और इन्होंने अंग्रेज़ों से ये कहा कि आप जो हमारे पिता को 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन देते थे वो पेंशन आप हमें भी दीजिए। अंग्रेज़ों ने मना कर दिया कि हमने पेशवा को कभी पेंशन नहीं दी है, हमने बाजीराव सेकंड को पेंशन दी थी, उनकी डेथ हो गई, पेंशन ख़त्म हो गई। अच्छा, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं है। तो इन्होंने अपने दीवान जिसका नाम था अजीमुल्ला खां को लंदन भेजा और कहा कि वहाँ जाके महारानी से बात करना और जो है कहना कि पेंशन इस तरह नहीं दी जा रही और ये गलत है। लेकिन लंदन वालों ने भी मना कर दिया और कहा कि जो लॉर्ड डलहौजी कह रहा है कि पेंशन नहीं मिलेगी तो मतलब नहीं मिलेगी। अच्छा, इनका धोंदू पंत का नाना साहब का ये दीवान था और इनका सेनापति जो था वो था तात्या टोपे जो है वो इनका सेनापति था। और इस तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है वो था रामचंद्र पांडुरंग। ये रामचंद्र पांडुरंग जो है वो इनका वास्तविक नाम था। नाना साहब, दीवान अजीमुल्ला खां और सेनापति तात्या टोपे, ये तीनों लोग मिलकर के प्रोग्राम बनाते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। 31 मई 1857 को अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति करेंगे। यानी मैं आपको बताऊं कानपुर में 1857 की क्रांति का प्रोग्राम बन चुका था और डेट भी निश्चित थी 10 मई 1857। दोबारा से सुनिएगा, कानपुर में बिट्ठूर में बाजीराव सेकंड पेशवा थे। उनकी मृत्यु के बाद उनका दत्तक पुत्र धोंदू पंत या नाना साहब या नाना राव वो स्वयं को पेशवा घोषित करते और अंग्रेज़ों से 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष वाली पेंशन मांगते हैं। लेकिन हमारे देश का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी मना कर देता है कि आपको इस तरह की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो वो अपने दीवान अजीमुल्ला खां को लंदन भेजते हैं, लेकिन लंदन वाले भी पेंशन देने से मना कर देते हैं। तो नाना साहब, उनके दीवान अजीमुल्ला खां और उनके सेनापति तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, वो 1857 में क्रांति अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने का प्रोग्राम योजना बनाते हैं और इसमें तिथि निश्चित की गई थी 31 मई 1857। 31 मई 1857 को ये डेट जो है वो निश्चित की जाती है। लेकिन उससे पहले ही 10 मई 1857 से क्रांति प्रारंभ हो जाती है। और कानपुर में ये क्रांति जो है वो कै तारीख से स्टार्ट होती है? 5 जून 1857 से स्टार्ट होती है।
5 जून 1857 से कानपुर में रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है। और यहाँ नाना राव के नेतृत्व में सभी अंग्रेज़ों को मार डाला गया। और जो अंग्रेज़ अधिकारी था व्हीलर, यहाँ क्रांति बड़े लेवल पे हुई थी, अंग्रेज़ों की बुरी तरह पराजय हुई थी। और अंग्रेज़ अधिकारी था व्हीलर, वो अंग्रेज़ अधिकारी व्हीलर जो है वो नाना राव के पास या नाना साहब के पास आता है और कहता है कि हम अपनी हार मानते हैं, आप प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दें। तो घटना ये होती है कि नाना साहब ने या नाना राव अंग्रेज़ों से कहते हैं कि आपको जाना कहाँ है। तो उस समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक आपातकालीन कैंप बनाया था। इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने एक आपातकालीन कैंप बनाया था। इस कैंप में जाने के लिए इस अंग्रेज़ अधिकारी व्हीलर और नाना साहब के बीच में एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत तय ये हुआ कि गंगा नदी से जो है सभी अंग्रेज़ कानपुर से इलाहाबाद जाएंगे और इसके लिए 40 नावें मंगाई गई, 40 नाव मंगाई गई और 40 नाव में अंग्रेज़ बैठ के जो है वो जा रहे होते हैं। लेकिन घटना क्या होती है गंगा जी के घाट पे, और उस घाट का नाम है सत्ती चौरा घाट, और इस घटना को कहा जाता है सत्ती चौरा घटना। यहाँ सत्ती चौरा घाट पर कुछ अंग्रेज़ अधिकारी, जब उनको दिखता है कि हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं, बड़े आराम से निकल जाएंगे, तो कुछ अंग्रेज़ अधिकारी क्रांतिकारियों पर गोली चला देते हैं। जब ये कानपुर से इलाहाबाद गंगा नदी से होते हुए 40 नावों में बैठकर इलाहाबाद जा रहे थे, तो सत्ती चौरा घाट पर कुछ अंग्रेज़ अधिकारी वो क्या करते हैं, क्रांतिकारियों पर गोली चला देते हैं। बस जितने क्रांतिकारी थे वो सब अंग्रेज़ों पर टूट पड़े और गंगा का पानी एकदम रक्त रंजित यानी लाल लाल हो गया। बहुत सारे अंग्रेज़ों को इसमें मार दिया गया और बहुत सारे अंग्रेज़ों को काट डाला गया। अच्छा, अब साहब अंग्रेज़ कहते हैं इस घटना के लिए नाना साहब जिम्मेदार हैं, लेकिन ऐसा इतिहास में कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद जो है इनको क्या किया जाता है, यहाँ से कुछ लोग फैसला करते हैं और यहाँ से अंग्रेज़ों की जो महिलाएं थीं और जो बच्चे थे उनको बचा लिया जाता है और उनको बचा करके बीबी घर में या बीबीगढ़ में रखा जाता है, बीबी घर में रखा जाता है। और बीबी घर जो था बीबी घर में रखा जाता है या बीबीगढ़ में रखा जाता है। और यहाँ इनके लिए नाना साहब के द्वारा एक सेविका नियुक्त की जाती हैं जिनका नाम था हुसैनी खातून। हुसैनी खातून को नियुक्त किया जाता है। और हुसैनी खातून का काम क्या होता है, हुसैनी खातून का काम ये होता है कि वो इन सब लोगों की देखभाल करेंगी, इन महिलाओं और बच्चों की देखभाल करेंगी। लेकिन कानपुर में देखने को ये मिलता है कि अंग्रेज़ अधिकारी कैंपबेल वो इलाहाबाद से एक बड़ी सेना लेके कानपुर पर आक्रमण करता है और सत्ती चौरा घाट के विरोध में निर्दोषों को मारना शुरू कर देता है। तो हुसैनी खातून को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने 4 अंगरक्षकों के साथ इन अंग्रेज़ों पर टूट पड़ी और इन अंग्रेज़ और बच्चों को मार दिया जाता है और इन्हें मार करके एक कुएं में फेंक दिया जाता है, जब अंग्रेज़ यहाँ आते हैं, बीबी घर आते हैं या बीबीगढ़ आते हैं, तो अंग्रेज़ यहाँ 135 भारतीय नागरिकों को, बस इसी घटना के विरोध में भारतीय नागरिकों को, बेकसूर भारतीय नागरिकों को क्या करते हैं, जिंदा एक बरगद के पेड़ पर, ये बरगद का पेड़ आज भी है, एक बरगद के पेड़ पर
फांसी पर लटका देते हैं। दोबारा से सुनिएगा, बीबी घर में जो है महिलाओं और बच्चों, जो महिला बच्चे यहाँ 37-84 बच्चे थे, उनको जब कैंपबेल जो है कानपुर में निर्दोष लोगों को मारता है, तो हुसैनी खातून वो क्या करती हैं, इन सबको मार करके एक कुएं में फेंक देती हैं। और यहीं पर जब कैंपबेल आता है तो वो एक बरगद के पेड़ पर 135 नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को, बेगुनाह भारतीय नागरिकों को जो है वो मार करके टांग देता है या फांसी पर लटका देता है। आज की इस घटना में, आज की इस रेवोल्यूशन में हमने बैरकपुर को पढ़ा, फिर दिल्ली को पढ़ा, फिर मेरठ, माफ़ी चाहूँगा, बैरकपुर को पढ़ा, मेरठ को पढ़ा, दिल्ली को पढ़ा, अवध को पढ़ा और कानपुर को पढ़ा। कल हम अन्य स्थानों के बारे में इसका अध्ययन करेंगे। आज मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करूंगा और आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।